हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11 के लिए। ये चैप्टर बस क्लास 11 के लिए नहीं है, बल्कि जब तक हम लोग अकाउंटेंसी के जर्नी में रहेंगे तब तक ये सारे वर्ड्स यूज होते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो शुरू करते हैं पहले इस 3 टर्म्स से। फर्स्ट है अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी, फिर अकाउंटेंट। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, टू रिकॉर्ड। सो हम लोग यहां पर बिजनेस जब भी कोई इंसान चलाता है तो बिजनेस चलाने का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट हुआ या बिजनेस लॉस में जा रही है, पता कैसे चलेगा? जब हम लोग सब चीज का हिसाब सही तरीका से करेंगे। तो यही चीज को हम लोग जब यही हिसाब किताब को अच्छी तरह से मेंटेन जब करते हैं तो इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग। अब ये हम लोग जो मेंटेन करेंगे, जो रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसे करेंगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से बुक्स मेंटेन किए जाएंगे, वो सारे बुक्स का नाम क्या होगा, किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, सो दैट सभी को समझ में आ जाए ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है। ये सारे चीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड अकाउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी हम लोगों का सब्जेक्ट मैटर है जो हम लोगों को अकाउंटिंग करना सिखाता है। और जब कोई अकाउंटिंग करता है उस इंसान को कहा जाता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इज अ पर्सन जो अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग करना हम लोगों को कहां से सीखने को मिलता है? अकाउंटेंसी से। तो शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट बेसिक टर्म्स जो कि है यहां पर कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करने का सोच लेता है तो बिजनेस शुरू करने के लिए भी उसको पैसा का जरूरत पड़ता है। तो जब भी कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो शुरू करने के लिए जो पैसा का जरूरत पड़ेगा, ये पैसा जब ये इंसान अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पुट करता है, ये पैसा को कहा जाता है कैपिटल। ये कैपिटल हम लोगों का कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम कपड़ा का दुकान शुरू करने जा रहे हैं तो मेरे पास जो कैश है तो मैंने वो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, साथ ही साथ मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं जिसको हम कम दामों में बेचना चाहते हैं। तो मे बी लाइक वो जो कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ उसका दाम है 10,000 रुपए। तो ये भी मैं अपने बिजनेस में ही रखता हूं बेचने के लिए। साथ ही साथ मैंने कैश यहाँ पर 1 लाख रुपीज लगाए। तो पूरे पैसे यहाँ पर मैंने कितने लगाए? 1,10,000। तो ये 1,10,000 मेरा क्या होगा? कैपिटल। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए जो फर्स्ट चीज जो रिक्वायर्ड होता है वो है कैपिटल। अब इस कैपिटल से क्या करेंगे? हम अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। लैंड परचेस करेंगे, बिल्डिंग परचेस करेंगे, फर्नीचर परचेस करेंगे, मशीनरी परचेस करेंगे, कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, कुछ पैसा बैंक में जमा करेंगे। तो ये सारे हम लोग अपने प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म होता है मेरा यहाँ पर एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस में यूज किए जाने वाला प्रॉपर्टी, उसके रिसोर्सेस। सो एसेट्स वो सारे रिसोर्सेस है जो बिजनेस को पैसे कमाने में मदद करती है। अब ये जो एसेट्स है, ये एसेट्स 2 तरह का है। एक एसेट्स है यहां पर करंट एसेट्स, दूसरा है यहां पर नॉन करंट एसेट्स। या हम लोग यहां पर फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हैं। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेस जो बिजनेस में रखे जाते हैं बेचने के लिए, या वो सारे आइटम्स जो हम लोग बेचने के लिए हम लोग रखते हैं, या वो सारे एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो करंट एसेट्स मतलब वो सारी चीज को बेच सकते हैं या वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, वो भी विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर में। एंड दूसरा नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब होता है वो सारे प्रॉपर्टी जो हम लोग बिजनेस में रखते हैं, ना कि बेचने के लिए बल्कि बिजनेस को चलाने के लिए। सो यहां पर होगा नॉट फॉर सेल एसेट्स, ये बेचने के लिए नहीं है,
और ये लंबे समय तक हम इसको यूज करते हैं अपने बिजनेस में। ये नॉन करेंट एसेट्स दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है टैंजिबल, दूसरा है इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देख सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में पड़ा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, तो ये सारे हैं नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि लैंड हम लोग बिजनेस चलाने के लिए हम लोग खरीदे हैं, ना कि उसको बेचने के लिए। बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसमें बिजनेस चलता है। फर्नीचर बिजनेस में रखने के लिए, ना कि उसको बेचने के लिए। अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है तो हम फर्नीचर बेचने के लिए खरीदते हैं, तब मेरा फर्नीचर होगा यहाँ पर करेंट एसेट्स। जबकि मेरा कपड़ा का दुकान है तो मेरा कपड़ा का दुकान में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, अलमीरा पड़ा हुआ है, वो बेचने के लिए नहीं है बल्कि उसको यूज करने के लिए है, तब वो फर्नीचर मेरा होगा यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में दो, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल में इसका फिजिकल आकार होता है, इसके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। और यहाँ पर इनटैंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका फिजिकल आकार नहीं होता है, पर तब भी ये बिजनेस को हेल्प करती है प्रॉफिट कमाने में। तो इसका एग्जांपल अगर देते हैं यहाँ पर, तो एक होगा मेरा यहाँ पर गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। अगर मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छा होगा तब बिजनेस का सेल अच्छा होगा, बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। तो बिजनेस का रेप्यूटेशन हम नहीं देख सकते या हम उसका कोई फिजिकल आकार नहीं होता है, इसलिए ये हुआ मेरा इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा हुआ मेरा यहाँ पर ट्रेडमार्क। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधारी। तो जब भी बिजनेस उधारी लेती है तो उसको कहा जाता है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज है यहाँ पर दो तरह का, एक है इंटरनल लाइबिलिटी, एक है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि बिजनेस को जब ओनर ऐसा पैसा मतलब ऐसा कैपिटल जब ओनर बिजनेस पे इन्वेस्ट करती है तो इस कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी कहा गया है। कहने का मतलब है कि बिजनेस और ओनर को सेपरेट ट्रीट किया जाता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, वेरस ओनर अपने घर पे कहां पर क्या खर्च करता है, क्या खरीदता है, कहां जाता है, वो बिजनेस को कुछ लेना देना है नहीं, और बिजनेस में वो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर बिजनेस और ओनर सेपरेट ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। तो जब ओनर बिजनेस को पैसा देती है ऐसा कैपिटल, तो बिजनेस उसको ऐसा उधारी ट्रीट करती है। तो ये उधारी उसी का ओनर से मिला गया है, इसीलिए यहाँ पर इसको इंटरनल लाइबिलिटी कहा गया है। सो इंटरनल लाइबिलिटी में मेरा एग्जांपल होगा कैपिटल। वेरस एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब बिजनेस बाहर के लोगों से उधारी लेती है, मे बी उधारी लिया उसने बैंक से लोन, या उसने उधारी में सामान खरीदा, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में मेरा एग्जांपल हो जाएगा बैंक लोन। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी मेरा यहाँ पर दो तरह का है, एक है करेंट लाइबिलिटी और दूसरा है नॉन करेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि उसको हमें एक साल के अंदर में वापस करना पड़ता है। मतलब बिजनेस ने जो उधारी लिया, अगर बिजनेस को एक साल के अंदर में वापस करना पड़ता है तो उसी लाइबिलिटी को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे कि बैंक से उधारी लिया और ये कंडीशन रखा गया कि वो उधारी बिजनेस एक साल के अंदर में चुका देगी, तो शॉर्ट टर्म बैंक लोन होगा मेरा करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट में अगर वही बिजनेस बैंक से उधारी लेती है और इस कंडीशन पर कि वो उधारी वो 5 साल बाद चुकाएगी, तो वो मेरा हुआ नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज एक साल के अंदर में चुकाने पड़ेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी एक साल से ज्यादा समय में हमें वापस करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर मेरा स्टॉक। स्टॉक या गुड्स। गुड्स मतलब ऐसा कोई आइटम्स जो बिजनेस में रखा जाता है उसको सेल करने के लिए, और जहां से पैसा जनरली जनरेट होता है। और कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा का दुकान में क्या सेल आउट ज्यादा होता है, कपड़ा, तो कपड़ा हुआ गुड्स। जूता का दुकान में जूता हुआ गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान में तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा मेरा गुड्स यहाँ पर। फर्नीचर की दुकान में तो फर्नीचर मेरा होगा यहाँ पर गुड्स। तो गुड्स मतलब वो सारे आइटम जो बिजनेस सेल करता है, जिसपे बिजनेस डील करता है। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जब भी
ओनर को पैसा का जरूरत पड़ता है बिजनेस से, वो क्या करेगा, वो निकाल लेगा। तो अगर उसी का बिजनेस में कुछ पैसा पड़ा हुआ है और ओनर में कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो बिजनेस से जब ओनर अपने खुद के यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है, या अगर उसको कुछ कपड़ा का जरूरत, मतलब नया कपड़ा, जब भी पूजा वगैरह में वो दूसरे दुकान में जाकर खरीदेगा नहीं, बल्कि वो अपने दुकान से वो कपड़ा भी निकाल लेगा, तो वो कपड़ा भी जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो वो कपड़ा भी मेरा हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जब भी ओनर बिजनेस में अपने खुद के यूज के लिए पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है यहाँ पर खर्च करना। तो यहाँ पर खर्च हम लोग दो कारणों से करेंगे, तो वो कारण यहाँ पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है मेरा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है मेरा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर के जो भी आइटम होते हैं वो कभी कभार ही वो अराइज होते हैं, और रेवेन्यू नेचर के आइटम जो भी होते हैं वो फ्रिक्वेंटली बिजनेस में होते रहते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में हम लोग क्या क्या चीज खरीदते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, हम लोग लैंड परचेस करते हैं, बिल्डिंग परचेस करते हैं, फर्नीचर परचेस करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, हम लोग यहाँ पर फैन इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, फैन खरीदते हैं, एसी का लगवाना होता है एसी लगवाते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सैलरी पे करते हैं स्टाफ वगैरह को, रेंट अगर है तो रेंट पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सारे खर्चे, तो दोनों को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमको यहाँ पर ऐसे खर्चे जो कभी कभार अराइज होता है, लाइक लैंड हम कभी कभार परचेस करेंगे या एक बार परचेस करेंगे, बिल्डिंग एक ही बार बनाएंगे, फर्नीचर एक ही बार परचेस करेंगे, और जब वो खराब होगा 2-3 साल बाद टूट जाएगा, तो फिर 2-3 साल बाद हमको खरीदना पड़ेगा उसको। तो ये हुए मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं यहाँ पर। वेरएस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो रेगुलरली अराइज होते रहते हैं, जैसे कि रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भर देना, वेजेस पे करना, कमीशन पे करना, गुड्स परचेस करना, तो ये सारे मेरे हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है पैसा रिसीव करना फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स को बेचेंगे तो मुझे पैसा रिसीव होगा, या कोई भी और एक्टिविटी से या कोई और सोर्स से जब हमें पैसा रिसीव होगा उसको बोलते हैं रिसीट्स। तो रिसीट्स दो तरह का है यहाँ पर, वही कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है कि ऐसा आइटम जो कभी कभार ही बिजनेस को अचीव होता है, जैसे कि उसके पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, फर्नीचर टूट गया, वो क्या करेगा, उसको बेच देगा, तो ये बार बार तो बेचेगा नहीं, एक ही बार बेचेगा, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। या मशीन पड़ा हुआ था, 3 साल 4 साल यूज किया, उसने स्क्रैप हो गया या उसको रिप्लेस करना चाहता है वो, तो ये भी हम उसको क्या करेंगे, बेच देंगे, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स मतलब ऐसा रिसीट्स या ऐसा पैसा जो बिजनेस को रिसीव होता है वो कभी कभार होता है। वैसे रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जो रेगुलरली बिजनेस को रिसीव होते रहते हैं। तो रेगुलरली पैसा कहां से आएगा, उसको सेल ऑफ गुड्स से आएगा, तो वो गुड्स को बेचेगा, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम उसका यही है, इसलिए उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहा गया। नेक्स्ट यहां पर परचेस। परचेस का मतलब होता है खरीदना। क्या खरीदना, गुड्स। तो बिजनेस यहां पर फिक्स्ड एसेट्स भी परचेस करता है, करंट एसेट्स भी परचेस करता है यहां पर। तो परचेस ये एक ऐसा वर्ड हम लोग यूज करेंगे जब बिजनेस गुड्स परचेस करेगा। अगर बिल्डिंग परचेस करेगा तो परचेस वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, जब बिजनेस गुड्स परचेस करेगा तभी हम लोग वर्ड परचेस इस्तेमाल करेंगे। तो दिस टर्म यूज्ड होता है व्हेन गुड्स आर परचेस। फिर परचेस रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सामान खरीद लेते हैं और बिजनेस में मे बी लाइक वो सामान डिफेक्ट आया होगा या खराब आया होगा, तो बिजनेस क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। तो इस चीज को बोलते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में दूसरा वर्ड है परचेस आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, सामान खरीदा था मैंने और वो सामान आप हम लोग वापस कर रहे हैं, तो इसलिए उसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो अगर हम ये परचेस में परचेस रिटर्न को माइनस करते हैं तो जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं यहाँ पर नेट परचेस, उसको बोलते हैं यहाँ पर नेट परचेस। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स का मतलब होता है सामान बेचना। अब ये सामान मतलब गुड्स को बेचना ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सेल्स मीन्स
सेल ऑफ गुड्स। तो ये वर्ड जब गुड्स सेल होगा तभी यूज करते हैं, ना कि फिक्स्ड एसेट। तब फर्नीचर को बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज हम लोग नहीं करेंगे, मशीनरी को बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब गुड्स सेल होगा तब हम सेल वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि तब हमने सामान बेचा था कस्टमर को, मे लाइक वो डिफेक्ट चले गए होंगे या कस्टमर को पसंद नहीं आया होगा, तो कस्टमर जो सामान हम लोग को वापस करेंगे उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउट, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब सामान वापस आना जो मैंने बेचा था। तो अगर हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसको बोलते हैं यहाँ पर नेट सेल्स। और ये नेट सेल्स का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रेवेन्यू। तो जैसे मैंने यहां बताया कि सेल्स का मतलब होता है सामान को बेच के पैसा आना। तो कंपनी जो टोटल पैसा कमाती है, टोटल पैसा जहां से अभी तक कोई एक्सपेंस खर्चा वगैरह कंपनी ने दिया ना हो या पे नहीं किया हो, तो टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम जो बिजनेस करती है उसको कहा जाता है रेवेन्यू। नेक्स्ट है इनकम। मतलब कंपनी अगर रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को, खर्चे को हटा देती है, पे आउट करती है, तो बच जाता जो पैसा, उस पैसे को बोलते हैं यहां पर इनकम। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना बेचना को बोलते हैं ट्रेड। रिसीवेबल मतलब उस कारण से जब बिजनेस को पैसा रिसीव होने वाले होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म इंक्लूडेड है, एक है डेटर, दूसरा है बिल्स रिसीवेबल। डेटर का मतलब होता है कस्टमर। ये कस्टमर वो कस्टमर है जिनको सामान बिजनेस ने उधारी में बेचा है। अगर कोई कस्टमर मेरे दुकान में आता है और वो कैश पेमेंट करके चला जाता है तो वो कस्टमर से कोई लेना देना होता नहीं है, ना उस कस्टमर को हम लोग अभी याद करेंगे ना अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। वेरएस जब कस्टमर को बिजनेस उधारी में सामान बेचता है तो उससे पैसे लेने होते हैं, तो इसलिए वो कस्टमर का नाम हम लोग एक रजिस्टर में लिख के रखते हैं कि मैंने उस कस्टमर को क्या क्या सामान बेचा, तो वो कस्टमर को कहा जाता है डेटर, जिनसे बिजनेस को पैसा रिसीव होगा। कैसे? बिकॉज उसने सामान बेचा होगा थ्रू ट्रेड। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि बिजनेस अगर डेटर के ऊपर भरोसा करती तो ठीक है, सिंस पैसा का मामला है तो बिजनेस यहां पर क्या करेगा, एक बिल बनवाएगा और उस बिल पे सारा डिटेल्स लिखेगा, उसने सामान किसको बेचा, कितने वैल्यू का सामान बेचा और उससे पैसा उस बिजनेस को कब मिलेगा, वो सारी डिटेल्स यहां पर लिख के वो डेटर को देती है और डेटर उसमें साइन करके एक कॉपी अपने पास रख के और एक कॉपी बिजनेस को दे देती है। तो यही बिल जो बिजनेस के पास रहता है, जिसके ऊपर बिजनेस को आने वाले 3 महीने में कस्टमर से पैसा मिलेगा, तो ये बिल को कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो ये ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस को पैसा मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए ये बिजनेस के लिए होगा ये एसेट्स, और ये पैसा बिजनेस को 1 साल के अंदर में ही मिलेगा, इसलिए वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है यहां पर इसके बाद है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है कि पेमेंट करना पड़ेगा किसको, बिजनेस को। तो ट्रेड पेएबल, पेएबल मींस पे करने पड़ेंगे। तो यहां पर 2 टर्म इंक्लूडेड है, एक है क्रेडिटर, दूसरा है बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर। अगर हम मतलब मैं बिजनेस, अगर हम दूसरे बिजनेस से सामान उधार में परचेस करते हैं तो मेरे लिए वो बिजनेस क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अगर हमने उसको पेमेंट कर दिया होगा तो कोई लेना देना है नहीं, ना मुझे कोई लेना देना होगा ना उसे कोई लेना देना होगा। पर जबकि हम सामान उधार में परचेस करेंगे तो वो बिजनेस को हम अपने बिजनेस में क्रेडिटर का नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अब जबकि उस बिजनेस को भी ट्रस्ट शायद नहीं होगा, मे बी लाइक फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए, तो वो बिजनेस ने एक बिल लिखा मेरे नाम के ऊपर, मतलब मेरे बिजनेस के नाम के ऊपर, और सारे डिटेल्स वहां पर लिखे जाएंगे।
तो वो क्रेडिटर ये बिल मुझे भेजेगा, इसके ऊपर हम साइन करके एक कॉपी हम अपने पास रखेंगे और एक कॉपी वो अपने पास रखेगा। तो फ्यूचर में हमें पेमेंट करने पड़ेंगे इस बिल के ऊपर, ये बिल को कहा जाएगा बिल्स पेबल। नेक्स्ट है यहां पर बैड डेट। अगर यहां पर कस्टमर जो डेटर था, मैंने सामान कस्टमर को 50,000 का बेचा मैंने, और कस्टमर ने क्या किया 50,000 रुपए पूरे मेरा नहीं दिया, मतलब वो भाग गया, तो मेरा तो कंप्लीट लॉस हो गया। ये लॉस को कहा जाता है बैड डेट। अगर यहां पर कस्टमर 50,000 की जगह में वो मुझे 40,000 रुपए पे करता है, 10,000 रुपए वो नहीं दे पाया या बिना दिए वो चला गया कहां पर, या भाग गया वो, तो ये 10,000 रुपए का जो नुकसान हुआ इसको कहा जाएगा मेरा बैड डेट, इस केस में 10,000। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब भी हम लोग अपने बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस से एक्सेस में हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, तो जो भी एक्सेस में पैसा विड्रॉ किया वो हुआ मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा था 10,000, तो यहां पर बैंक वाला ने हमको क्रेडिट फैसिलिटी देके रखा हुआ है कि 40,000 रुपीज का, तो मतलब हम यहां पर पूरे 50,000 रुपए यूज कर सकते हैं हम अपने अकाउंट से। मतलब अकाउंट में 10,000 रुपए ऑलरेडी था और बैंक ने हमको उधारी दिया था कितना 40,000 का, तो पूरे हम 50,000 रुपीज यूज कर सकते हैं। तो हम जब भी डिपॉजिट से एक्सेस में हम लोग पैसा यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सेस है 40,000, ये मेरा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस विड्रॉन ऑफ मनी। तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन ही होता है जो बैंक से लिए जाते हैं। तो ये हुआ बिजनेस के लिए करेंट लायबिलिटीज, जो एक साल के अंदर में चुकाने पड़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल था करेंट एसेट्स, तो ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा, ये भी होगा करेंट लायबिलिटीज। मतलब क्रेडिटर को भी हमें 3 महीने 4 महीने के अंदर में पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए ये भी मेरा क्या हुआ करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस में मैंने एग्जांपल ले लिया रेंट, मतलब रेंट प्रीपेड हो गया। प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट करना। तो कभी कभार हम लोग जब भी एडवांस में पेमेंट करते हैं तो एडवांस पेमेंट को बोलते हैं प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस। जहां से बेनिफिट मुझे आने वाले समय में मिलेगा, वो भी बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर में ही मिलेगा, तो वो भी मेरा क्या होगा करेंट एसेट्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस एक सैलरी लेके चल रहा हूं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मुझे पे करने हैं बट मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। लेट से मेरा स्टाफ को मैंने पिछले महीना का सैलरी पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट अभी तक मैंने पिछले महीने का सैलरी पेमेंट नहीं किया, वो मेरा क्या होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज। तो हमको ये तो पेमेंट कुछ महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा, ये ठीक अगले महीने में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या हुआ एक तरह का उधारी है जो कि इसी साल में पेमेंट होगा वो उधारी, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या हुआ करंट लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस को देने ही ड्यू हो चुके हैं बट बिजनेस ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिजनेस को पेमेंट करने पड़ते हैं, तो बिजनेस को पेमेंट का डेट आ चुका है बट बिजनेस ने अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो ये पैसा को कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। इनकम में हम यहाँ पर इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। अक्रूड का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो अक्रूड मतलब बिजनेस ने वो इंटरेस्ट कमा चुका है, बिजनेस ने वो कमा लिया है, मे बी लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया होगा बट अभी तक वो इनकम बिजनेस को रिसीव नहीं हुआ है। पर बिजनेस को वो पैसा तो आने वाले समय में मिल ही जाएगा, वो भी 1-2 महीने के अंदर में मिल जाएगा, इसलिए ये भी बिजनेस के लिए क्या होगा करंट एसेट्स। तो अक्रूड इनकम मतलब पैसा कमा लिया है बिजनेस ने बट बिजनेस को अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट इनकम रिसीव इन एडवांस। ये और ये प्रीपेड दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हम पे करते हैं, इनकम रिसीव मतलब हमें रिसीव हुआ। तो इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब हमने अभी तक सर्विस नहीं दिया हुआ है बट मुझे वो पैसा मिल गया। जैसे कि अगर कोई कस्टमर ने मुझे बोला कि 1 लाख रुपीज का सामान आप भिजवा दीजिएगा, 2-3 दिन के बाद हम आपको 1 लाख रुपीज पेमेंट करके जा रहे हैं, तो ये 1 लाख रुपीज हमें तो रिसीव हो चुका है बट अभी तक मैंने गुड्स तो बेचा ही नहीं है, सेंड किया ही नहीं है, तो हम कमाए तो है नहीं, क्या पता वो कल आके वो पैसा वापस मांग ले, अपने ऑर्डर को कैंसिल कर ले। तो यहाँ पर ये इनकम रिसीव इन एडवांस, कंपनी का हाथ से ये पैसा कभी भी जा सकता है, इसलिए ये होगा करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये जो भी ट्रांजेक्शंस अभी तक हुए, परचेज, सेल, बैड डेट, ट्रेड रिसीवेबल,
डेटर कस्टमर को सामान बेचना, उधारी में सामान खरीदना, बैंक से लोन लेना, तो ये सारे क्या हुए मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग मनी के वैल्यू में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि अगर कोई कस्टमर पैसा पेमेंट करने के स्टेज में, मतलब यहाँ पर डेटर से हमें मिल रहे थे 50,000 50,000 और ये डेटर 50,000 पेमेंट करने का कैपेबिलिटी उसका है, तो डेटर कहा जाएगा वो है सॉल्वेंट, कि हमने बैंक से उधारे लिया और हम वो बैंक का लोन चुका सकते हैं, इतने कैपेबिलिटीज है मेरे बिजनेस का, तो वो मेरा बिजनेस क्या हुआ, वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि बिजनेस को मिलने थे 50,000 डेटर से, पर डेटर ने 50,000 पेमेंट पूरे नहीं किए, तो हम तो डेटर से तो रिकवर करेंगे कैसे, उसको कोर्ट में ड्रैग करके, कोर्ट उसके अगेंस्ट में हम लोग केस वगैरह फाइल करके, तो डेटर को कोर्ट में बुलाया जाएगा, उसके पास पड़ा हुआ प्रॉपर्टीज को बेचा जा सकता है और वहां से पैसा रिकवर कर लेगा। अगर उसके पास एसेट्स वगैरह भी है भी नहीं, या एसेट्स वगैरह जो भी थे उसका प्रॉपर्टी सेल आउट होने के बाद भी 30,000 बस रिकवर हो रहे हैं, तो 30,000 मुझे दिया जाएगा और बचा 20,000 रुपए तो रिकवर हो ही नहीं सकते हैं, उसका कोई प्रॉपर्टी बचा ही नहीं, तो कोर्ट उस समय में डिक्लेयर करेगा कि ये डेटर क्या है, वो है इंसॉल्वेंट, मतलब पैसा पेमेंट करने का कैपेसिटी में वो अभी नहीं है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, स्टॉक मतलब गुड्स, मैंने बताया था, लाइव मतलब जिंदा। तो जब भी बिजनेस एनिमल्स वगैरह परचेज करती है अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो उसको कहा जाता है लाइव स्टॉक। जैसे कि कोई भी बिजनेस हिल्स वगैरह में अपने बिजनेस को सेटअप करता है, वहां पर पहाड़ी इलाका वगैरह में अगर बिजनेस है, वहां पर जहां पर व्हीकल ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी वगैरह है नहीं, तो बिजनेस क्या करेगा, डोंकीज वगैरह परचेज करेगी अपने बिजनेस के यूज के लिए एज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो डोंकी जब बिजनेस परचेज करेगी या कोई भी अदर एनिमल बिजनेस के लिए यूज के लिए बिजनेस परचेज करती है, तो उसको कहा जाता है लाइव स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS का मतलब होता है कि गुड्स सोल्ड, जो मैंने सामान बेचा उसका कॉस्ट, मतलब मैंने सामान अगर 100 रुपए में मैंने बेचा, तो ये 100 रुपए में बेचा जो मैंने सामान, उस सामान को मैंने कितने में खरीदा था, या उस सामान को बनाने में मेरे कितने खर्च हुए, तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लास्ट में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। फाइनल अकाउंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा अकाउंट जो बिजनेस में प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, बिजनेस का पोजीशन चेक करने के लिए। तो यहां पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है मेरा 31 मार्च को बनाया जाता है। मेरा बिजनेस जो शुरू होता है वो हमेशा शुरू होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है। लेट्स से अगर वो 19 को शुरू हुआ है मेरा बिजनेस, इसका स्टार्टिंग साल जो होता है 1 अप्रैल 2019, तो ये एंड कब होगा, 1 साल बाद, जो कि होगा मेरा 31 मार्च 2020। तो ये 31 मार्च 2020 में बिजनेस का परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है वो चेक करते हैं, बिजनेस के पास कितने प्रॉपर्टी है, कितने गुड्स है, कितने कैश बैलेंस है, वो सारे चेक करते हैं। किस डेट पर, इस डेट 31 मार्च पर। तो ये डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस के परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज बनाए जाते हैं, एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग बनाएंगे 2 अकाउंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट में बनता है यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ये बनता है। और पोजीशन स्टेटमेंट हम लोग बनाने पड़ते हैं यहां पर बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलेगा यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा यहां पर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमें यहां पर मिलेगा नेट प्रॉफिट। कभी कभार लॉस भी हो सकता है, तो यहां पर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, और यहां पर नेट प्रॉफिट की जगह में नेट लॉस भी हो सकता है। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा, और पोजीशन स्टेटमेंट से हमें बैलेंस शीट मिलेगा। बैलेंस शीट में हम लोग टोटल बिजनेस में पड़ा हुआ जितने भी एसेट्स है
वो सारे एसेट्स को यहाँ पर लिखेंगे और बिजनेस में पड़ा हुआ जितने भी लाइबिलिटीज है वो सारे लाइबिलिटीज को यहाँ पर लिखेंगे, ताकि ये चेक कर सके कि बिजनेस का पोजीशन क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी कितने वैल्यू के पड़े हुए हैं। आई होप से ये क्लियर होगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे सिलेबस में।